गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक स्पंदन के एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है प्रेमचंद का बचपन। हिंदू और उर्दू साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद ने साहित्य की एक यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी थी। आम व्यक्ति का आभास कराती इनकी रचनाओं के पात्र लोगों में बेहद लोकप्रिय हुए। मतलब इनकी जो कहानियाँ थी, इनके जो उपन्यास थे, जो भी रचनाएं इन्होंने लिखी, उसमें आम जनमानस की बात की जाती थी। पढ़ने का शौक़ उन्हें बचपन से ही लग गया। छोटी आयु में ही इनके माता पिता का निधन होने के कारण इनका प्रारंभिक जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। प्रेमचंद्र के पुत्र जिन्होंने इस पाठ को लिखा है ने अपने पिता के बचपन की कुछ यादें अपनी लेखनी के माध्यम से व्यक्त की हैं। आइए देखते हैं कि वो बातें क्या हैं। प्रेमचंद्र अपनी माँ के लाडले थे और शरारत कहिए या चुहलबाजी मीन्स शरारत करने की आदत उनकी घुट्टी में पड़ी थी। आए दिन कुछ ना कुछ हुआ करता और घर पर उलाहना पहुँचता, लोग शिकायत करने जाते। एक रोज़ ऐसा हुआ कि लड़के नाई खेल रहे थे। गांव में बच्चे छोटे छोटे गेम खेलते हैं। नवाब प्रेमचंद के घर का नाम था और उनको शरारत सूझी। उसने एक लड़के रामू की हजामत बनाते बनाते, हजामत मीन्स दाढ़ी बनाते सेविंग करना, बाँस की कमानी से उसका कान काट दिया। कैंची से बाँस की उस बच्चे का कान काट दिया। खैर कान कटा तो नहीं, मगर खून जरूर भल भल बहने लगा। रामू रोता पीटता अपनी माँ के पास पहुँचा। माँ ने बेटे के कान से खून बहते देखा तो आग बबूला हो गई और एक हाथ से रामू को पकड़े झनकती पटकती नवाब की माँ के पास उलाहना देने पहुँची। नवाब ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी खिड़की के पास दुबक गया। माँ ने दुबकते हुए उसको देख लिया और पकड़कर 4 झापड़ रसीद कर दिए। पूछा, रामू का कान तूने क्यों काटा? नवाब ने बहुत भोलेपन से जवाब दिया, पता नहीं कैसे कट गया। मैं तो उसकी हजामत बना रहा था, मैं तो उसकी सेविंग कर रहा था, पता नहीं कैसे कट गई। फसल के दिनों में किसी के खेत में घुसकर ऊख तोड़ लाना, मटर उखाड़ लाना, यह तो रोज़ की बात थी मुंशी प्रेमचंद के जीवन की। इसके लिए खेत वालों की गाली भी खानी पड़ती थी, लेकिन लगता है कि उन गालियों से ऊख और मीठी और मुलायम हो जाती थी। लमही चूँकि सदा से बहुत गरीब गांव रहा है, बनारस में इनका जन्म हुआ था लमही गांव में, इसलिए कोई इस चीज़ को दरगुजर भी नहीं करता था और अक्सर इस बात का उलाहना आता। मतलब जैसे ही वो ईख तोड़ते चुरा करके इनके घर में उसकी शिकायत पहुंच जाती थी। घर में डांट फटकार कर भी होती, लेकिन 1-2 रोज़ के बाद फिर उसी ढंग में मुंशी प्रेमचंद ढल जाते थे, फिर से गन्ना चोरी करने के लिए पहुंच जाते थे। ढेला चलाने में नवाब बहुत मीर थे। ढेला चलाने में टिकोरे पेड़ में आते और उनकी चांदमारी शुरू हो जाती। टिकोरे हम समझते हैं, अमियाँ जब छोटी छोटी पेड़ में लग जाती हैं तो वो चांदमारी शुरू करने लगते। ऐसा ताक कर निशाना मारते कि 2-3 ढेलों में आम जमीन पर नजर आता। पेड़ का रखवाला चिल्लाता ही रह जाता और नवाब की मंडली आम बिन बटोरकर चंपत हो जाती थी, गायब हो जाती थी। और सबसे ज़्यादा मज़ा तो निशानेबाजी में तब आता जब आम पकने शुरू हो जाते। तेज आंखें सम आमों के पेड़ों को ताके रहती। जहाँ किसी डाल में कोई कोपल दिखा नहीं कि ढेलेबाजी शुरू। मजाल है कि 2-3 चक्रों में वह नीचे ना आ जाए। कोई सीकल देखी, पका हुआ आम देखा तो उसको 2-3 ढेलों में नीचे गिरा देते थे। रखवाला है तो चिल्लाने दो, गाली देता है तो देने दो, हमें आम से मतलब है कि उसकी गाली से। भाई हम तो आम खाने आए हैं, गाली थोड़ी खानी है। वो सुना रहा है, सुनाने दो, लेकिन आम मिलना चाहिए। जब तक अपना लाठी डंडा लेकर वह आएगा तब हम कहीं के कहीं होंगे। अपनी मंडली में नवाब का निशाना मशहूर था। इस मामले में वह अपनी टोली के सारे लड़कों का सरताज था। सरताज मीन्स सबसे अव्वल दर्जे का। आज तक लोग उसका बखान करते हैं। जैसे ही उनके गुल्ली डंडे का सुनते हैं
उनकी टोली अच्छी तरह जमकर बैठ जाती थी तो गुल्ली 150 गज की खबर लेती थी। लेकिन जरा बात की बात है, अभी तो हाथ में इतना दम ना था। मतलब अगर गुल्ली को मार देते थे तो 150 गज के बाद गिरती थी जा कर के। 8वें साल में उनकी पढ़ाई शुरू हो गई थी, ठीक वही पढ़ाई जिसका कायस्थ घराने में चलन था। उर्दू, फारसी। लम्ही से जो उनका गांव था, मील सवा मील की दूरी पर एक गांव है लीलापुर। वहीं एक मौलाना साहब रहते थे जो पेशे से दर्जी थे, मगर मदरसा भी चलाते थे, बच्चों के पढ़ाने का स्कूल। प्रेमचंद ने अपनी कहानी चोरी में उस जमाने को खूब गहरा डूब डूब कर याद किया है। हाय बचपन, तेरी याद नहीं भूलती, वह कच्चा टूटा घर, वह पुआल का बिछौना, पुआल मीन्स पैरा, जो धान कूटने के बाद उसका डंठल बसता है, वह नंगे पांव खेत में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, सारी बातें आंखों के सामने फिर रही हैं। चमरौधे जूते पहनकर उस वक्त जितनी खुशी होती थी अब फ्लेक्स के बूटों से भी नहीं होती। गरम पनवे रस में जो मज़ा था वह अब गुलाब के शरबत में भी नहीं। चबेने और कच्चे बेरों में जो रस था वह अंगूर और खीर मोहन में भी नहीं। सच्ची बात है। मैं अपने चचेरे भाई हलधर, जिसका असली नाम बलभद्र था, के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। मेरी उम्र 8 साल थी, हलधर मुझसे 2 साल बड़े थे। हम दोनों सुबह सुबह बासी रोटियां खाकर दोपहर के लिए मटर और जौ का चबैना लेकर चल देते थे। फिर तो सारा दिन अपना था। मौलवी साहब के यहाँ कोई हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं और ना गैर हाजिरी का जुर्माना देना पड़ता था। जैसे अपने यहाँ क्या है, आप सुबह आएंगे तो अटेंडेंस लगाई जाएगी, अटेंडेंस में अगर आप एब्सेंट हैं तो आपके घर पर फ़ोन पहुँच जाएगा, अगले दिन पूछा भी जाएगा कि बेटा क्यों नहीं आए थे। लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई प्रबंध नहीं था। फिर डर किस बात का था? कभी तो थाने के सामने खड़े सिपाहियों की कवायद देखते, कभी किसी भालू या बंदर नचाने वाले मदारी के पीछे पीछे घूमने में दिन काट देते, कभी रेलवे स्टेशन की ओर जाते और गाड़ियों की बहार देखते। गाड़ियों के समय का जितना ज्ञान हमको था उतना शायद टाइम टेबल को भी नहीं था। मतलब मुंशी प्रेमचंद जी जैसे लोग जब गाड़ी ट्रेन का समय उनको इतना पता होता था कि टाइम टेबल में भी उतना उचित समय ना लिखा रहा होगा। रास्ते में शहर के एक महाजन ने बाग लगवाना शुरू किया था। वहाँ एक कुआं खुद रहा था, और वह भी हमारे लिए दिलचस्प तमाशा था। बूढ़ा माली अपनी झोपड़ी में बड़े प्रेम से बैठाता था। हम उससे झगड़ झगड़ कर उसका काम करते। कहीं बाल्टी लिए पौधों को सींच रहे हैं, कहीं खुरपी से क्यारियों को कोड़ रहे हैं, कहीं कैंची से बेलों की पत्तियां छांट रहे हैं। उन कामों में कितना आनंद था। माली बाल प्रकृति का पंडित था, हमसे काम लेता, पर इस तरह मानो हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहा है। बाल प्रकृति का पंडित मतलब बच्चों के बारे में उसको बहुत अच्छा नॉलेज था। जितना काम वह दिन भर में करता हम घंटे भर में निपटा देते थे। कभी कभी हम हफ्तों गैर हाजिर रहते, पर मौलवी साहब ने ऐसा बहाना बना कर देते कि उनकी चढ़ी हुई त्योरियाँ उतर जाती थी। जो भौहें चढ़ी होती थीं, मौलवी साहब से ऐसा बहाना मारते थे कि वो भूल जाते थे। जैसे आप लोग करते हैं, कभी कभी ऐसा बहाना मार देते हैं, कितनी भी गुस्सा आई हो कि ये गधा 5 दिन से नहीं आया, इसको जब आएगा तो इसकी खबर लूँगा, लेकिन आप ऐसा बहाना मार देते हो। ऐसा रुआसा सा चेहरा लेकर के सामने खड़े हो जाते हो, छोड़ लगता है छोड़ो हटाओ, दिन दुखी है बच्चा, है ना। तो उतनी कल्पना शक्ति आज होती तो ऐसा उपन्यास लिख मारता कि लोग चकित रह जाते। जैसी कल्पना शक्ति उस बचपन में थी बहाने बनाने के लिए। अब तो यह हाल है कि बहुत सिर खपाने के बाद कहानी सूझती है। खैर हमारे मौलवी साहब दर्जी थे, मौलवीगिरी केवल शौक से करते थे। हम दोनों भाई अपने गांव के लोगों से उनकी खूब बड़ाई करते थे, या ये कहिए कि हम मौलवी साहब के सफरी एजेंट थे। हमारे उद्योग से जब मौलवी साहब को कुछ मिल जाता तो हम फूले नहीं समाते। जिस दिन कोई अच्छा बहाना ना सूझता, मौलवी साहब के लिए कोई ना कोई सौगात ले जाते, गिफ्ट ले करके चले जाते थे। कहीं सेर आधा सेर कलियां तोड़ ली, तो कहीं 10 पाँख ऊख, कभी जौ या गेहूं की हरी हरी बाली ले जाते। इन सौगातों को देखते ही मौलवी साहब का क्रोध शांत हो जाता था और वो मारते
नहीं थे। जब इन चीज़ों की फसल ना होती तो हम सज़ा से बचने का कोई और उपाय सोचते। मौलवी साहब को चिड़ियों का शौक़ था। मकतब में श्यामा, बुलबुल, दहियल और चंडुल के पिंजरे लटकते रहते थे। हमें याद हो या ना हो, पर चिड़ियों को याद हो जाते थे। हमारे साथ ही वो भी पढ़ा करती थी। इन चिड़ियों के लिए बेसन पीसने में हम लोग खूब उत्साह दिखाते थे। मौलवी साहब सब बच्चों को फतिंगे पकड़ लाने की विशेष ताकीद करते थे। उन चिड़ियों को फतिंगे से विशेष रुचि थी। फतिंगा कभी कभी हमारी बला फतिंगों के सिर चली जाती थी। उनका बलिदान कर हम मौलवी साहब के रौद्र रूप को प्रसन्न कर लिया करते थे। मतलब पक्षियों के लिए फतिंगे पकड़ करके लाते थे और मौलवी साहब की मार से बच जाते थे। भगवान को प्रसाद चढ़ाए बिना कब वरदान मिला है, और गुरु की सेवा किए बिना कब किसे विद्या आई है। तो बेटा गुरु की सेवा करो तभी विद्या आएगी, है ना। तो पुराना कायदा तो कम से कम यही था। और भी बहुत सी खिदमतें अंजाम देनी होती थी। मसलन बकरी के वास्ते हरी हरी पत्तियां तोड़ ले जाते थे, बाजार जाकर सौदा सुलभ ले आते थे। और हुक्का तर करने का तो जैसे जिक्र ही बेकार है। उसके बिना कभी किसी को कुछ नहीं आया, कुछ भी आया। मतलब गुरु जी का हुक्का लगाना भी पड़ता था। हुक्के में तंबाकू डालनी पड़ती थी, उसको सुलगाना पड़ता था। पढ़ाई का तरीका वही पुराना रहा होगा, जो कि बाद में तमाम नए प्रयोगों के बावजूद शायद सबसे अच्छा था, यानी रटना पड़ता था। गणित के मास्टर साहब पहाड़ा रटाते थे और दर्जे भर के लड़के झूम झूम कर समवेत गायन की तरह, समवेत मतलब एक साथ पढ़ करके पहाड़े रटते थे। 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। और संस्कृत के पंडित जी क्या कहते थे, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। जैसे आप लोग को हम बताते हैं अरामः रामो रामाः रटाते थे। और मौलवी साहब आमद नामा लेकर आमद आमदंद आमदी आमदेद आमदय आमदेम, गोदय गोयांद गोई गोयेद गोयम गोयेम। क्या अजब है, क्या चीज़ मौलवी साहब के दहियलों और चंडुलों के गुलिस्तां बोस्तां और करीमा मामू कीमा की बारी आती। फारसी पढ़ने का यह कायदा आज सैकड़ों साल से दुनिया में चल रहा है। नवाब ने भी इसी कायदे से फारसी पढ़ी और चुहलबाजियाँ की, तो जो होनी थी होती रही। तब हमें ऐसा लगता है कि मौलवी साहब ने नवाब की फारसी की जड़ काफ़ी मजबूत कर दी। उर्दू के बारे में कहा जाता है कि उर्दू पढ़ाई नहीं जाती है, घलुए में आती है, पढ़ाई तो फारसी जाती है। जो भी बात हो, इसमें शक नहीं कि मौलाना साहब ने उनकी फारसी की बुनियाद खूब पक्की कर दी थी कि उस पर यह महल खड़ा हो सका। प्राइवेट तौर पर जब इंटर और बीए करने की नौबत आई, उस वक्त नवाब राय को यह तय करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। और एक ज़रूर फारसी होना चाहिए। और उन्हीं दिनों की बात है, उन्होंने और हलधर ने मिलकर घर से 1 रुपया उड़ाया था, मुंशी प्रेमचंद और उनके बड़े भाई ने। अब जरा उनकी दास्तान उन्हीं से सुनिए। हाथ मुंह धोकर हम दोनों घर आए और डरते डरते अंदर कदम रखा। अब कहीं इस वक्त तलाशी की नौबत आई तो भगवान ही मालिक है। लेकिन सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, कोई हमसे ना बोला। हमने नाश्ता भी ना किया, चबैना भी ना लिया, किताब बगल में दबाई और मदरसे का रास्ता लिया। तो शेष कहानी पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।